हेली कॉप्टर्स को लेके और एसएसजी कमांडोज को और दीगर को लेके एक ऑपरेशन किया गया। उन्होंने जब इनको आगे काउंटर किया तो 13 दहशतगर्द जो हैं वो तो जहन्नम वासिल हुए। अब कितने होंगे इसका मतलब है एक बड़ी तादाद में थे, यानी कि मुझे लगता है कि ये जो रेलवे पे अटैक हुआ ये तकरीबन 40 से 50 लोगों का गैंग जरूर होगा, क्योंकि अगर उन्होंने यरगमाली भी लेके जाने हैं तो हो सकता है तादाद इससे भी ज्यादा होती। यानी कि अगर ये दहशतगर्द रैकी करने आए, ये सर्वे करने आए, तो जाहिर सर्वे किए बगैर तो हमला नहीं होता। अगर इन्होंने किया तो फिर ये कहां ठहरे, किनके घरों में ठहरे? इंडिया, पूरा इंडिया के अंदर एक आदमी भी शायद बलोची नहीं बोलता, लेकिन इंडिया ने बकायदा एक रेडियो बलोची रेडियो जो है वो शुरू किया हुआ है। किसके लिए शुरू किया हुआ है, कहां से शुरू किया है, इनको सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स कहां से आते हैं, इनको कैसे पता चलता है, इनको सैटेलाइट पे इमेजेस कहां से आते हैं, इनके पास ये जो स्मार्टफोन्स हैं थ्राया और दीगर इस किस्म के सैटेलाइट की चीजें हैं वो इनके पास कहां से आ रही हैं। देखिए, स्टेट की जानिब से जो है बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक जो है वो 41 डिव है और एक जो है वो 33 डिव है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में 12 कोर जो है वो ऑपरेशनल है, जो एक ज़माने में सदरन कमांड भी कहलाया करती थी, लेकिन अब वो सदरन कमांड नहीं रही। और इसके अलावा एफसी है, जो कि एफसी दो हिस्सों में है, एक जो एफसी साउथ है और एक एफसी जो है वो नॉर्थ है। और यानी कि बलूचिस्तान में इस टाइम पे एक मैं नहीं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन एक रीजनेबल तादाद में अफवाज पाकिस्तान जो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कदाफी एक फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे रेगुलर गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब दोबारा मौजूद है। नाज़रीन, अभी जो एक वाकया हुआ, हादसा हुआ, बड़ा जिसे कहें हौलनाक हादसा कह लें, वाकया कह लें, ये जो जाफर एक्सप्रेस पे दहशतगर्दों ने जिस तरह अटैक किया और जिस तरह उन्होंने यरगमाल बनाया लोगों को, इस हवाले से हम अब्दुल्ला भाई से जानेंगे क्या अपडेट्स हैं, असल हुआ क्या है, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कोई ऑपरेशन भी शुरू हुआ है या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद कदाफी साहब। अब्दुल्ला भाई, क्या अपडेट्स हैं, क्या ये किस तरह इसको टेररिस्ट ने रोका और को किसकी नाअहली समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी गैरतमंद बलोच जो है वो ये काम करेगा। ये नाम के सिर्फ अपने आप को बलोच बलोच कहते हैं, ये असल में कोई इनका कोई दीन हो सकता है, कोई ईमान हो सकता है, कोई कौमियत, कोई मजहब, कुछ भी नहीं है इनका, ना इलाकाइयत। ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों का कोई नहीं, बलोच तो गैरतमंद कौम लोग हैं, और वो तो अपनी औरतों के सरों पर पर्दा दुपट्टा डालने वाले लोग हैं। वो औरतों को जो है वो सामने ढाल नहीं बनाते, वो औरतों के नाम के ऊपर जो है वो उनको बीच बाजारों में बिठा के जो है वो राजी मुची नहीं करवाते। बलोच तो गैरतमंद कौम है, वो दहशतगर्दों के तौर पर को, और इसी तरीके से जो क्या नशे, तो ऐसे लोगों को वो सामने नहीं लाते। वो तो खुद कौम जो है ना बड़ी मजबूत कौम है। तो मैं नहीं समझता हूँ, पहली तो बात यह है कि ये बलोचों के नाम पर धब्बा है ये लोग, और ये जानबूझ के बलोच कौमियत का नाम लेके ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी मुहर्रब कौम को बदनाम कर रहे हैं। अब इसका जो दो मकसद है, पहली बात यह है कि बन्नू के अंदर जो वाकया हुआ वो आपने देखा कि वहां भी मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। यानी कि ये जो दहशतगर्द हैं ये बुज़दिल लोग होते हैं, ये वहाँ जो सामने से खड़ा हो जाए उसके सामने ये खड़े नहीं हुआ करते, उनके सामने नहीं ये टिकते, ये डरते हैं। ये पीछे पीठ पीछे छुप के रात की तारीकी के अंदर घात लगा के हमला कर देना, ये कोई बहादुराना काम नहीं हुआ करता। अब देखें, अब उन्होंने वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको बड़ा समझने की जरूरत है कि वहाँ जो इस टाइम पे टीटीपी या दीगर इस किस्म के ग्रुप्स जो हमला आवर हैं, उनका मकसद ये है कि वहाँ वो एक अपनी मर्जी का जो निज़ाम है उसको राइज करेंगे। मैं नहीं बिल्कुल कहता कि वो इस्लामी निज़ाम है, वो कैसे इस्लामी हो सकता है भाई? उनका ये कि इस्लाम में तो कोई इस किस्म की दहशत गर्दी जो है वो इजाज़त नहीं है। तो वहाँ जो है वो अपना निज़ाम राइज करना चाहते हैं, जबकि बलूचिस्तान में जो इस टाइम के दहशत गर्द हैं, जो कि लिबरेशन आर्मी वाले हैं या लिबरेशन फ्रंट वाले हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये सेपरेटिस्ट हैं। अब सेपरेटिस्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि 2006 में कर्नल रैल्फ पीटर
अमेरिका का एक कर्नल था साबिक, उसने जो है वो एक डिफेंस जर्नल मैगजीन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई मैगजीन है, उसके अंदर एक आर्टिकल छापा, और वो एक बड़ा आर्टिकल जिसका नाम ब्लड बॉर्डर यानी कि खूनी बॉर्डर जो था वो रखा गया। उसके अंदर जहां उसने अरब दुनिया के मुख्तलिफ जो है वो मामलात किए, जहां सीरिया के उसने टुकड़े दिखाए, जहां उसने जो है लबनान का नक्शा तब्दील दिखाया, जहां उसने इसराइल को बढ़ता हुआ दिखाया, वहीं उसने जो है बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब वो दिखाया, और उसके अंदर ईरान का सीस्तान जो इलाका है, जिसको सीस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस कहा जाता है, उसको भी शामिल किया, और अफगानिस्तान के कुछ अहमक कबाइल का जो इलाका है, जो कि वहाँ भी बलोच रहते हैं, उनको भी शामिल करके एक बड़ा बलूचिस्तान जो है वो बनाया गया। अब ये एक बलूचिस्तान जो है ये किसको फ़ायदा देता है? एक तो वो अरब ममालिक जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट काम करेगा तो उनका जो मामला है वो ठप हो जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। दूसरा वो लोग हैं जिनको ये नजर आ रहा है कि सी पैक की बढ़ोतरी से पाकिस्तान की तिजारत और बिलखसूस बलूचिस्तान के लोगों का फायदा होगा, केपीके के लोगों का फायदा होगा, इस वजह से वो इन दोनों जगहों को निशाना बना रहे हैं। तो आपको पता है कि चाबहार जो जहां इंडिया के बड़ी स्टेक्स हैं, चाबहार को कामयाब करने के लिए हम नहीं कहते ईरान अपना बनाए, बिल्कुल उसका हक है और वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन चाबहार के ऊपर जो भारत की मकरू निगाहें हैं, और इसी तरीके से ओमान में जो उन्होंने जो है वो पोर्ट अपना, जिसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा वाजे है कि उनको गवादर से थ्रेट है, ये बात तो तय हो गई। अब ये दहशत गर्दों का हमला जो, लेकिन पहली बात यह है कि बलूचिस्तान 44% है पाकिस्तान का, 44% के अंदर जो है वो हर जगह हर कोने के अंदर फोर्स नहीं खड़ी की जा सकती, सिक्योरिटी लैब्स होंगे। जाफर एक्सप्रेस जो है वो 9 बोगियों के ऊपर मुश्तमिल है, और ये इलाका ढाडर का इलाका है, बहुत ही गर्म और बहुत ही इस किस्म का बैरन इलाका है, ना यहाँ कोई बंदा होता है ना बंदे की जात होती है। तो वहाँ टनल में जाके, एक सुरंग के अंदर जाके, टनल नंबर 9 जो थी उसके अंदर रोक लिया गया, और वहां तकरीबन इस जाफर एक्सप्रेस में मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 450 के करीब लोग जो थे वो मुसाफिर सवार थे, जिसके अंदर दहशत गर्दों ने आके पहले तो जो ड्राइवर और दीगर लोगों को जो है वो ज़ाहिर निशाना बनाया। आपने वो वीडियो भी एक देखी है अभी, क्योंकि एआई है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सच है या गलत है ये तो वक्त ही इसका तयन करेगा। लेकिन आप ये देखें कि कैसे एक ही वक्त के अंदर भारतीय मीडिया बैठा हुआ था, तैयार था, मिनट मिनट की खबरें दे रहा था। अब भारत को ये जो लाइव खबरें और ये सारी चीजें कौन दे रहा है, अब आप समझे, इसका मतलब है कि भारतीय कनेक्शन है, वही कनेक्शन जो हमने एक डोजियर माजी की हुकूमतों में पेश किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के अंदर मुलविस है। अब इस किस्म की दहशत गर्दी करने का मकसद क्या है? 80 लोगों को जो है वो छुड़वा लिया गया अभी तक की जो इतलात हैं, लेकिन 400 सवा 400 लोग वहां मौजूद थे, तो बाकियों का क्या बना? अब जो मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, जहां मतलब वो जो ये लोग दहशत गर्द हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 200 लोगों को यरगमाल बना लिया है। अब 200 लोगों को यरगमाल बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है, 200 लोगों को लेके क्या पहाड़ों के ऊपर आप लेके जाएंगे तो जाहिर है मतलब मुश्किल काम है भाई ये तो, और क्या गाड़ियां लेके जाएंगे तो गाड़ियां तो ट्रैक हो जाती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनके भी झूठे क्लेम्स हैं। हाँ, इसमें ये शक कोई नहीं है कि उन्होंने कुछ यरगमाल जरूर बनाए होंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस जब तक वहां पहुंची तो ये दरमियान में टाइम था कि वो लोगों को लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है। दूसरी बात ये बड़ी अहम है मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब और हमारे सामीन जो देख रहे हैं मौजूद, उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अब आप भी आवाज बुलंद करें। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 44% है, और 44% में 81% वो इलाका है जो नो गो एरिया है, यानी कि वहां बी एरिया कहलाता है। कमाल है, पंजाब में सारे ए एरिया है, दीगर जो है सूबों में ए एरिया है, ये बी एरिया क्या है? बी एरिया वो है जहां लेवीज होते हैं, पुलिस नहीं होती। लेवी एक फोर्स थी जो बरतानिया के वक्त के अंदर हुकूमत बरतानिया ने कायम की थी, और वहां के लोकल सरदारों को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार उसका पैसा देती थी, सरकार उनकी भर्ती करती थी, लेकिन जो भर्ती का इख्तियार था और जिसके साथ वो अटैच थे वो लोकल सरदार थे। यानी कि पैसा दे सरकार और बंदे भर्ती करें हम, और जाहिर है जो बंदा मैं भर्ती करूंगा तो वो तो फिर मेरा ही मरहूने मेहनत होगा, और यही हो रहा है। बलूचिस्तान में आपको प्राइवेट आर्मीज खत्म करनी पड़ेगी। ये जत्थे आपने खुद देखा कज़ाफ़ी साहब के
80-80, 100-100 गाड़ियों के काफिले, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं, जिनके ऊपर बजूका लोग लेके बैठे हुए हैं, जिन पे मशीन गन्स और एलएमजीज जो हैं वो नस्ब हैं, इस तरीके से बलूचिस्तान में लोग फिर रहे हैं। और ये आज का नहीं है, ये काफी अरसे से है। आप देख लें, कच्छ का इलाका देख लें, आप केच मकरान का देखें, आप जो है वो कच्ची बोलान का देखें, आप आगे अवरान का देखें, झलावान का देखें, सारावान का इलाका देखें, आप जो है वो आगे ये क्या बेले के इलाके देखें। यहाँ ये क्या हो रहा है, मस्तूम का इलाका देखें, मतलब खुदा का खौफ करे, ये पाकिस्तान है, ये क्या बनाया हुआ है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है, एक बात तो बड़ी बात है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों की हुकूमतें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर लेते? क्या ये सिर्फ फौज का काम है कि वो जो है वो सिक्योर, अब ये ट्रेन का मामला है, रेलवे पुलिस भी तो होती है ना मेरे भाई। और फिर क्या वहां उनकी अपनी ये जो लेवीज थी, ये जो उनकी पुलिस थी, ये कहां थी उनकी? अभी तक क्या आपने कोई खबर सुनी कि जी पुलिस भी जो है वो वहां पहुंच गई? पुलिस नहीं पहुंची। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान का पहुंच गया, कहां पहुंच गया? भाई अल्लाह का नाम लें यार, खुदा का खौफ कर लें। 12 शहरों के ऊपर माजी में बलूचिस्तान में एक ही दिन में एक ही वक्त में हमला होता है, 9 अजला के ऊपर हमला होता है। बलूचिस्तान हुकूमत की ये मैं इसको तारीफ करूं? मैं जिधर चीफ मिनिस्टर का घर है, जिधर गवर्नर का घर है, जिधर उनकी सेक्रेटेरिएट है, जिधर उनका चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर है, आईजी का दफ्तर है, उससे 300 गज दूर जो है बलूचिस्तान में क्वेटा का रेलवे स्टेशन मौजूद है। उसके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होता है। 36 के करीब हमारे जो सिपाही हैं, जो हमारे जानबाज हैं, हमारे मुहाफिज हैं, उनको शहीद कर दिया जाता है। मुझे बताएं कि क्या ये रेड जोन के अंदर सिक्योरिटी लैब्स किसकी जिम्मेदारी है? वहां तो पुलिस खड़ी होती, फौज नहीं खड़ी होती। बिल्कुल। मैं क्वेटा में हजारों दफा गया हूं, मेरा एक बड़ा नेटवर्क क्वेटा में अल्लाह का शुक्र है पूरे बलूचिस्तान में मौजूद है, इसीलिए मुझे ये सारे इलाके अजबर है, अल्लाह का शुक्र है। मैं इस जगह के ऊपर खुद गया हूं जिधर ये अभी ट्रेन का वाकया हुआ है। अब ये इसका मकसद ये है दहशतगर्दों का कि दहशत फैलाई जाए। दहशतगर्द क्या? जो दहशत फैलाता है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि मुल्क के अंदर अमन और अमान, सलामती, खुशहाली नहीं है और यहाँ लोग मत इन्वेस्ट करें। ये है वो पैगाम जो वो देना चाहता है। इससे फायदा किसको हो रहा है? अब दूसरी बात यह है कि जो इसमें अहम बात है वो ये है कि अफगानिस्तान में जो असला अमेरिका छोड़ के गया, जिसका वो एतराफ कर रहे हैं, ओ भाई वो बच्चे थे जो अमेरिका में, मतलब एक आध पिस्तौल कोई रह गई। ये जो 8 बिलियन 10 बिलियन डॉलर का वो असला छोड़ के गए, जो कि मतलब जो किसको कहते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों में है, वो किसके लिए छोड़ के गए? क्यों छोड़ के गए? आज अफगान तालिबान को तो जरूर हम कहते हैं कि वहां मजीद ब्रिगेड फिर रही है, वहां बीएलए के लोग फिर रहे हैं, वहां जो है टीटीपी के दहशतगर्द फिर रहे हैं, वहां दाइश के फिर रहे हैं, वहां आईएसकेपी के फिर रहे हैं। लेकिन क्या हमने इसके ऊपर भी बात की है कि अमेरिका वहां क्यों छोड़ के गया? दोहा मज़ाकरात के अंदर दो फरीकैन के दरमियान में यह तय हुआ था कि जनाब हम अपने पड़ोसी ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की दहशतगर्दी के हमलों को नहीं होने देंगे, और ना ही ऐसे लोग जो उनको मतलूब होंगे उनको अपनी जगह के ऊपर उनको आमाजगाह बनाने का, या जिसको सेफ हेवन कहते हैं अंग्रेजी में, वो प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे बताएं कि तालिबान अफगानिस्तान ने तो अपना वादा तोड़ा, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका क्या गारंटर नहीं था? अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसलिए आप ये जरा गौर से सोचें, इस टाइम पे बलूचिस्तान के ऊपर जो है जानबूझ के एक कोशिश है। ये जो चंद लोग आते हैं, अब आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान जिसकी आबादी बहुत ही, अगर मैं ज्यादा कहूं तो 1 करोड़ और 20 लाख से ज्यादा की आबादी नहीं है। ये भी मैं आपको ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो नाराज हो जाएंगे, वरना हकीकत में ये है कि ये 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान में आबादी है। 44% पाकिस्तान हो, यूरोप के तकरीबन 5 मुल्क जो है वो बलूचिस्तान में घुस जाए, इससे आप अंदाजा करें। तो 44% पाकिस्तान का इलाका है बलूचिस्तान, और उसके अंदर टोटल इतनी 1 करोड़ सवा करोड़ जो करोड़ के 10 लाख के करीब आबादी है। तो फिर आपको समझ आ गया कि कितने दूर दूर है। अब इस जगह में सब में जो है वो क्या सिक्योरिटी फोर्स बैठ जाए? इसका फायदा उठाते हैं और इस किस्म के
जो जिसको कहते हैं बियाबान दश्त के इलाके, उनके अंदर जो है वो ये कार्रवाइयां करते हैं और अपने आप को ये बड़ा बहादुरी की दिखाते हैं। अब नतीजा ये होगा कि इनमें से जो कुछ ये मामलात हुए हैं, इसके बदले वो तावान मांगेंगे। वो कहेंगे कि जनाब हमारे फलाने बंदे छोड़ दो, हमारे फलाने बंदे जो है वो छोड़ दो। कुछ मिसिंग पर्सनल का ड्रामा किया जाएगा, कुछ जो है दहशतगर्द जो कि पकड़े गए हैं उनको मांगा जाएगा। हो सकता है उसके अंदर जो है वो सरफराज बंगलदई और जो दीगर इस किस्म के जो वो था, क्या नाम है, गुलजार इमाम शंबे, उनको जो है वो मांग लें। ये भी इनका कोई पता नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दी से तौबा करके कौमी धारे के अंदर शामिल हुए और इन्होंने बहुत सारे राज इस जो तमाम दहशतगर्द नेटवर्क था उसके खिलाफ बताए। अब ये देखिए इसके अंदर के स्टार लिंक इनके पास कैसे आ रहा है, कौन फंड कर रहा है, कौन। देखें, दो किस्म के, एक वो दहशतगर्द हैं जो कि अमली तौर पर आपको नजर आते हैं, एक वो दहशतगर्द हैं जो उनको सहूलत देते हैं, और एक यानी कि पैसा देते हैं, रिफ्यूज देते हैं, उनको वेपन देने की कोशिश करते हैं, उनको खाना पीना, उनकी फैमिलीज का ख्याल करते हैं। और तीसरा दहशतगर्द जो सबसे खतरनाक दहशतगर्द है वो है जो कौमों के ज़हन को परागंदा कर रहा है, जो बलोच लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है, उनको वर्गला रहा है, उनको ये बता रहा है, नफरत डाल रहा है। और ये हैं वो लोग जो कि जिसको आप कहते हैं कि बीवाईसी है जैसे, वो ये काम कर रही है और लोगों के ज़हनों को जो मिस रिप्रेजेंटेशन से, झूठे प्रोपेगेंडे से, बिल्कुल बेबुनियाद जिसकी सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको साथ कर रहे हैं। अब वो ये बात करते हैं, पहली बात ये है कि ये बलूचिस्तान के लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो वो तो कहते हैं जी बलूचिस्तान जब आज़ाद होगा तो वो पूरा होगा। तो फिर क्या ईरान के लोग भी आज़ादी मांग रहे हैं? क्या अफगानिस्तान में जो बलोच हैं वो आज़ादी मांग रहे हैं? तो वो तो नहीं मांग रहे। तो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो देखें अफसोस की बात यह है मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, यकीन माने आपने तो दिल के पपोले फोड़ दिए हैं, आपको मैं बात करने का भी मौका नहीं दे रहा, माजरत चाहता हूं इस बात पे। लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग जो 50-50 करोड़ रुपया सालाना फंड ले रहे हैं बलूचिस्तान में, जो एमपीए हैं, जो हुकूमत से डेवलपमेंट के नाम पे 50 करोड़ रुपया मिनिमम फंड ले रहे हैं, आज उनमें से किसी को आपने टीवी पे देखा? किसी ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बात की? वो किधर हैं जिनके ऊपर रियासत की मेहरबानियां रही? वो किधर हैं जिनके ऊपर हुकूमत की मेहरबानियां हैं? वो किधर हैं जो आज एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है? वो खवातीन, वो मर्द, वो हजरात, वो सेनेटर, वो एमपीए, वो एमएनए किधर है? वेयर आर दे? There is no such thing as government of Balochistan and KP. Both are confined to their chief minister houses only. दोनों जो है वज़राए आला हाउस और वज़राए आला सेक्रेटेरिएट तक महदूद है, ये इनकी हुकूमत है। और दैट्स इट। पहले वाले वाकयात हुए, मैंने आपको मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाकयात गिनवाए। इस सिलसिले के अंदर क्या हुआ? क्या ऐसे सिस्टम किए गए? क्या हकीकत नहीं है कि इन तमाम लोगों को डिसआर्म करना चाहिए? इन लोगों को जो रिडंडेंट हैं, इनकी जगह मुतबादल मुहब्बे वतन लोगों को जो है सामने लाना चाहिए। और फिलहाल मेरे ख्याल में एक मजबूत, अभी ये इसी को देख लें, जहां दो हुकूमतों की बात की वहां वफाक की बात क्यों ना करूं? मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया 27 अगस्त 2024 को। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। मोहसिन नकवी साहब, ये अल्लाह का वास्ता है, मेहरबानी करें जनाब, वो एक एसएचओ लाया है ताकि हमारा ये मामला खत्म हो जाए। जनाब ये तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, यहाँ लोगों को जो है वो शहीद किया जा रहा है। देखिए ना, अभी 13 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं, और जो 13 दहशतगर्द थे तो उन्होंने फिर क्या वहां कोहराम मचाया होगा वो तो अभी वक्त बताएगा। मैं कबल अज वक्त कोई बात नहीं करना चाहता जब तक के सरकारी आदाद शुमार नहीं आते, लेकिन कैजुअल्टीज हुई हैं, ये मैं आपको बड़ा वादे बता रहा हूँ। कैजुअल्टीज हुई हैं, अगवा भी हुए हैं लोग बराए तावान के लिए, और ये आपको आने वाले वक्त में अनफोल्ड होगा, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, कोई चीज छुपती नहीं है। लेकिन वफाकी वजीर साहब से पूछना यह है कि क्या अभी उनके बलूचिस्तान जाने से या उसके ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मसला यहाँ यह है कि उनको अपनी पॉलिसी जो है उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे वफाकी वजीर दाखिला जो है उनकी मौजूदगी में जितना आप इस टाइम पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, अगर दहशतगर्दी बढ़ी है तो क्या फिर ये मैं वजीर दाखिला साहब की तारीफ करूं पॉलिसी की, या मैं उस पर अफसोस और रंज और मलाल करूं?
یہ ہے وہ فیصلہ جو کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے ان طاقتور حلقوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ان لوگوں کو سامنے لانا ہے، ان لوگوں کو جو ہے ایسے وزارتوں میں دینا ہے جو اس اہلیت رکھتے ہوں، جو صلاحیت رکھتے ہوں، جو کام کو جانتے ہوں، اور جو علاقے کے اندر جن کی اپنی جو ہے وہ کوئی اسٹرینگتھ موجود ہو۔ میں محسن نقوی صاحب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک سے پیار ہے۔ محسن نقوی صاحب اگر اچھا کریں تو ہم کیوں ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں؟ لیکن یہ تنقید برائے اصلاح ہے، یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ بلوچستان میں اور پورے ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ تقریباً حکومتی جو ابھی اعداد و شمار آئے اس کے مطابق 45%، اور جو اس سے پہلے یعنی کہ جب سے امریکہ یہاں سے انخلا ہوا تو 60% دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوا۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ کسی نے نہیں کہا، یہ پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، جناب انوار الحق کاکڑ، جو 330 ارب کا جو ہے وہ ایک سکیم کر کے جو ہے گندم کا، آپ کو معلوم ہی ہے، وہ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے اعداد و شمار دیے، یہ میں نے نہیں دیے۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے معمر قذافی صاحب کہ اس ٹائم پہ صرف فوج کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، جو باقی سارا نیٹ ورک موجود ہے، جو حکومت کے سسٹم موجود ہیں، وہ اس ٹائم پہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اچھا سر، میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جتنی بھی پرانی باتیں، ساری باتوں کو ملا کے ہمیں ایک پورا جو بھی کچھ ہو رہا ہے ادھر بلوچستان میں، جس طرح ادھر گورنمنٹ کچھ ڈلیور نہیں کر پا رہی، جس طرح وہاں کا سیکیورٹی فیلئر ان کا ہوا ہے، ادھر کی جو پولیس ہے بلوچستان کی، سب پہ آپ نے ہمیں بتایا۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اسٹیٹ کی طرف سے وہاں کوئی آپریشن جاری ہے؟ شروع میں ہمیں سننے میں آیا تھا کہ وہاں پر جو پاکستان آرمی ہے ان کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ چلے گئے ہیں، آپریشن شروع ہو گیا ہے، کچھ دہشت گردوں کو مارا بھی ہے، شہید قتل بھی کر دیا ہے، تو ان کو تو آپ کی کیا اس میں خبر ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ کی جانب سے جو ہے بلوچستان کے اندر اس ٹائم پہ ایک جو ہے وہ 41 ڈیو ہے، اور ایک جو ہے وہ 33 ڈیو ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں 12 کور جو ہے وہ آپریشنل ہے، جو ایک زمانے میں صدرن کمانڈ بھی کہلایا کرتی تھی، لیکن اب وہ صدرن کمانڈ نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ ایف سی ہے، جو کہ ایف سی 2 حصوں میں ہے، ایک جو ایف سی ساؤتھ ہے اور ایک ایف سی جو ہے وہ نارتھ ہے۔ اور یعنی کہ بلوچستان میں اس ٹائم پہ ایک میں نہیں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں، لیکن ایک ریزنیبل تعداد میں افواج پاکستان جو موجود ہے۔ اور دہشت گردی کے خلاف جب کوئی واقعات ہوتے ہیں، جیسے کابو کیمپ کا واقعہ ہوا تھا یا دیگر ہوئے تھے، اس قسم کے تمام واقعات کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہیلی کاپٹر یوز کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ جس کا تھوڑا سا تاثر میں لے پایا ہوں، ممکن ہے میں غلط ہوں، وہ یہ تھا جیسے سوات آپریشن کیا گیا تھا جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور کے اندر۔ سوات آپریشن ایک باقاعدہ پراپر آپریشن تھا، جس کے اندر ہیلی کاپٹرز کو لے کے اور ایس ایس جی کمانڈوز کو اور دیگر کو لے کے ایک آپریشن کیا گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بلوچستان میں ایسا کوئی آپریشن جو ہے نہیں جاری۔ البتہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو روزانہ کی تعداد میں 100 سے 150 کے قریب ملک بھر میں ہوتے ہیں، اس کے اندر بلوچستان کے علاقے بھی شامل ہیں، اور انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر وہ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ خاص علاقے، خاص واقع، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، چھوٹے چھوٹے جگہوں کے اوپر ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ اور پشتون آپس میں کٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ قومیت کی بات نہیں کر رہا، بس میں بات کر رہا ہوں دہشت گردوں کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو خاص طور پہ یہ جو دکی کا علاقہ ہے، یہ پشتونوں کا علاقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اب ڈی آئی خان سے آپ اوپر کر کے چلے جاتے ہیں، دناسر کا علاقہ ہے، درابند کا علاقہ ہے، پھر آگے مغل کوٹ آتا ہے، پھر آگے یوب آ جاتا ہے، یہ سارا جو ہے پشتونوں کا علاقہ ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے قلعہ عبداللہ، اور پھر نیچے جا کے جو ہے کچھ لاکھ، اور کچھ لاکھ سے کوئٹہ آ جاتا ہے، یہ تمام پشتونوں کا علاقہ ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، جس کو فوجی کینٹونمنٹ ہے یہاں، جس کو پرانا فورٹ سنڈے من کہا جاتا ہے کیپٹن سنڈے من کے نام کے اوپر، اس کو اب یوب کہتے ہیں۔ یوب کینٹونمنٹ پہ جو حملہ تھا وہ بلوچوں نے کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ اس کے اندر بلوچ انوالو تھے، کہاں سے وہ آئے؟ یعنی کہ ایک سوسائٹی ہے نا، یہ تھوڑی کوئی لاہور، اسلام آباد، پشاور ہے جہاں ساتھ والا پڑوسی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون آیا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے، مطلب ہارڈلی کوئی 20 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، یہاں لوگ وہ تو فوراً پوچھتے ہیں، ہاں بھائی کون ہو، سوک ہے، کون، کہاں سے آئے ہو؟ اب مقصد یہ ہے کہ بلوچ پشتونوں کے علاقے میں نہیں جاتے، اور پشتون
बलोचों के इलाके में नहीं जाते। यानी कि अगर ये दहशतगर्द रैकी करने आए थे, ये सर्वे करने आए थे, और ज़ाहिर है सर्वे किए बगैर तो हमला नहीं होता। अगर इन्होंने किया तो फिर ये कहाँ ठहरे, किनके घरों में ठहरे, ये है बहुत बड़ा सवाल। और ये तारीख में बलोच और पश्तून की पहली दफा हो रहा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। अब दूसरी जानिब आप देखें कि बीएलए के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर पश्तूनों के इलाके में, ये आपके खास तौर पे पख्तिया और पख्तिका के अंदर और दीगर ऐसी जगहों के अंदर, काबुल के अंदर मौजूद हैं। तो ये कहाँ से आ गए? अब इंडिया को देखें, इंडिया, पूरा इंडिया के अंदर एक आदमी भी शायद बलोची नहीं बोलता, लेकिन इंडिया ने बकायदा एक रेडियो बलोची रेडियो जो है वो शुरू किया हुआ है। किसके लिए शुरू किया हुआ है, कहाँ से शुरू किया है, इनको सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आते हैं, इनको कैसे पता चलता है, इनको सैटेलाइट पे इमेजेस कहाँ से आते हैं, इनके पास ये जो स्मार्टफोन्स हैं, थोराया और दीगर इस किस्म के सैटेलाइट की चीजें हैं, वो इनके पास कहाँ से आ रही हैं, ये जो स्टार लिंक इनके पास जो है, जिससे जो तमाम नेट के ऊपर ये चलाते हैं, ये कहाँ से आ रहा है। इनको इंटरनेशनली 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया गया है, बीएलए को। तो मुझे ये बताएं कि माजी में इसी तरह से दाइश को किया गया, इसी तरीके से आईएस को किया गया, आईएसएल को किया गया, आईएसकेपी को किया गया, टीटीपी को किया गया, टीटीए को भी एक जमाने में किया गया, हकानी नेटवर्क को किया गया। उनके खिलाफ बकायदा इज्तमाई दुनिया में ऑपरेशन हुए। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है कि गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान में ये ऑपरेशन करना नहीं चाहती? मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में उनको आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी फौज जो यहाँ काम कर रही है उसको क्या सहूलतकारी दे रहे हैं, उसको क्या मुआवनत दे रहे हैं, उसको कौन सी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो दी जा रही है, उसको कौन से सैटेलाइट के जरिए उसको सहूलतकारी फराहम की जा रही है, ये बात तय है। मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, सीधी बात अगर आप मेरे से पूछें, बहुत हो गई सुन सुन के, कान पक गए हैं खुदा के लिए कि जनाब हम जो है वो अभी मुनीर अकरम साहब ने, हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, उन्होंने फिर एक दफा कहा कि हमने डोजियर पेश किया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने जो है टीटीपी के हवाले से बात की। भाई नहीं सुननी, मगरिब ने नहीं सुननी, वो सुम्मुम बुकमुन उमियुन फाहुम ला यरजिऊन है, उन्होंने हमारी नहीं सुननी। भारत जो है वो वहाँ इन्वॉल्व है, ये सारी दुनिया को मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है, हमारी सिक्योरिटी इदारों को मालूम है, हमारी हुकूमत को पे पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है। अब अगर दुनिया नहीं मान रही तो फिर हम क्या करें? हमें ये सोचना है कि हमें मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर, एक सबसे बड़ी बात है, एक कौमी जिरगा जो है उसको सामने लाना चाहिए, जो कि बलूचिस्तान की सरजमीन पे किया जाए। डॉक्टर मालिक बलोच, दीगर लोग, बजिंजो साहब और मरी या बुकटी, तमाम को इकट्ठा किया जाए, बिठाया जाए, इसका हल निकाला जाए। क्योंकि कुछ लोग जो है वो नाराज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जी हमें इलेक्शन में जो है वो हरवाया गया। नतीजा ये हुआ कि वो खामोश हो गए। जब खामोश हो गए तो वो न्यूट्रल हो गए। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनको खुली छुट्टी मिल गई, और वो जो पहले उनको कम से कम कोई जगह जो है नोशकी वगैरह में जहां उनको कोई लोग आगे रेजिस्ट करते थे, वो रेजिस्टेंस खत्म हो गई। मकसद यहाँ ये है, देखें ना, मैं फिर वही बात करूंगा, आज वो लोग जिनके ऊपर मेहरबानियां हुई, जो एमएनए बने, एमपीए बने, जिनको सेनेटर बनाया गया, आज अनवारुल हक काकड़ साहब का कोई बयान आया आपके सामने? बिल्कुल, अभी तक तो नहीं है। आपके सामने सादिक संजरानी साहब का कोई बयान आया? अभी तक तो नहीं है। हाँ, बस मेरी बात आप समझ गए। डॉक्टर मालिक बलोच साहब का कोई पैगाम आया? बिल्कुल। मारंग बलोच साहिबा का कोई पैगाम आया? बिल्कुल। बस मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, क्या बिल्कुल मैं इतना कुछ जानता हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं मजबूर हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जाहिर है हमें उस चीज का ख्याल भी रखना है, कभी बताएंगे इस बात के ऊपर भी, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जितनी बात कह रहा हूं आपको भी समझ आ रही है, हमारे नाजरीन कराम को भी समझ आ रही है। हकीकत यह है कि ये जंग हमने मुत्तहद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक होकर लड़नी है। हमें खुद आपस में इत्तेहाद पैदा करना है। और अगर हम सोशल मीडिया पे दुश्मन के प्रोपेगेंडा का शिकार होंगे, और दुश्मन की हुई और उनकी एआई की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए हुए और उनके नैरेटिव को लेके अगर हम ये पाकिस्तान से भगोड़े, पाकिस्तान से गद्दार, पाकिस्तान से वो लोग जो बरतानिया में जाके मजे कर रहे हैं, बैठे में हैं, गैर मुमालिक में बैठे हैं, कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, वो यहाँ चस्के ले रहे हैं, वाह, और वो नैरेटिव पेश कर रहे हैं, वो बीएलए के तर्जुमान बने हुए हैं, वो दहशतगर्दों के तर्जुमान बने हुए। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब ये बड़ा जुल्म हो गया, वो ये कह रहे हैं कि इतने बंदे पकड़े गए, वो चस्के ले रहे हैं। ये चस्के लेने का वक्त नहीं है मेरे भाई, मेरी कौम के प्यारे लोगों, समझो
یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں ورغلا رہے ہیں، جو تمہیں جو ہے بہکا رہے ہیں۔ اپنے ملک جو ہے ماں کی جیسی ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو آزادی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی، ان کو پتہ چلے، تاکہ آپ دیکھیں کشمیریوں کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں آج انڈیا کے اندر جہاں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی فگر غلط ہیں، اور وہ 25 کروڑ مسلمانوں کو گائے کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مذہبی تہوار منانے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ ان کو جو ہے جو ان کی ریپرزنٹیشن بننی چاہیے وہ ان کو دی نہیں گئی۔ 17-18% حکومتی اعداد شمار کے مطابق جو ہے وہ ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اسمبلی میں، جبکہ صرف 5% سے بھی نیچے ان کو ریپرزنٹیشن ہے۔ یہ ہے پاکستان کی قدر و قیمت۔ خدا کی قسم پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن یہ ناسور پاکستان کو چپٹے میں ہے۔ یہ جب تک کہ ہم یہی لوگ ہیں، آج ان کی زبانیں اس لیے گنگ ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسمگلنگ کرواتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ڈرگ ٹریفکنگ کرتے ہیں، اس کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ فیول اسمگلنگ کے اندر ہیں، اس کے اندر اکثر وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ جو عرب امارات سے جو شراب آتی ہے شپوں میں بھر کے، یہ وہ وہاں سے اسمگل کر کے منگواتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو بی ایل اے کو بھی فنڈ کرتے ہیں، بی ایل آر کو بھی فنڈ کرتے ہیں، بی وائی سی کو بھی فنڈ کرتے ہیں، بی ایس او کو بھی فنڈ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ٹیررسٹ کو جگہ بھی دیتے ہیں گھر میں، وہ ادھر سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ بھی کراتے ہیں، اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ٹیررسٹ کہتا ہے میرا حصہ کدھر ہے جناب، میرا حصہ لے کے آؤ، پھر ان کو اپنا حصہ دینا پڑتا ہے۔ اور ادھر یہ اچھے بچے بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو مزے ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ بلوچستان کے حوالے سے اگر فوری طور پر کوئی معاملات نہیں کیے گئے، یقین مانے کہ اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں شام عصر کے بعد جو ہے، نماز عصر کے بعد جو ہے وہ نئی نو گو ایریا ہے، خاص طور پہ ساؤتھ کا، اور دوسری جانب جو ہے وہ بلوچستان تو دن دہاڑے بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ جانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور یہ خوف و ہراس پیدا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں انویسٹمنٹ مت کرو، پاکستان کے لوگوں کو بالخصوص پنجابیوں کو جس طریقے سے شناخت کر کے قتل کیا جا رہا ہے، کیا یہ بلوچ قوم کی روایات ہے؟ بلوچ قوم کو میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو میر چاکر بلوچ ہیں، جو سب سے بڑے ان کے بلوچ رہنما مانے جاتے ہیں، ان کا جو مقبرہ ہے وہ پنجاب میں ہے، شاہیوال کے پاس۔ بالکل۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جن کو یرغمال بنایا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کچھ سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں جو شاید سفر کر رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، 100 کے قریب مختلف فگرز آ رہے ہیں، تو ان چاہے سویلین ہے چاہے جو بھی ہیں جن کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا، ان کو چھڑانے کے لیے کیا اسٹیٹ کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی جو ہمارے عسکری لوگ جو ہیں ان کو یرغمال بنائے، میرا ویسے ذاتی طور پہ جو خیال ہے نا وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بلوچستان کے اندر ریلوے اسٹیشن پہ دھماکہ ہوا تو وہاں کوئی وردی میں نہیں تھا، سول تھے، یعنی کہ کہیں انٹیلیجنس، ظاہر ہے لوگوں کے کٹ سے، ان کے چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے، شکل صورت سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر 100 کے قریب لوگ جا رہے تھے اور وہاں اس گاڑی میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، یا ان کو اسلحہ ہی نہیں دیا گیا تھا، یا پروٹیکشن نہیں دی گئی تھی، میرا کوئی ہضم نہیں ہو رہا یہ بات، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں، البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جن کو یرغمال بنایا گیا ہے ان میں سے اگر وہ سویلین بھی ہیں، دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ فوجی ہیں یا کیا ہیں یا پولیس کے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے اگر وہاں کوئی بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، مرد ہیں، جوان ہیں، وہ بہرحال ہمارے لوگ ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے ان کو یرغمال بنایا گیا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ یہ اگر تو کیونکہ ایک وقت بہت تھا۔ دیکھیں وہ علاقہ جو ہے نا ڈھاڈر کا، یہ سبی کا، یہ بہت دور ہے، یہاں مطلب پہنچنا، اور پھر ریلوے لائن تو جاتی ہے، کوئی سڑک کے ساتھ تھوڑی جاتی ہے، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں اب دیکھیں نا یہ ٹنل ونل جدھر بنی ہوئی ہے، یہاں روڈ نہیں ہے قریب، یہاں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، بہت وقت لگا، اور وہ وقت لگ کے جب وہاں پہنچا، بائی دا ٹائم لوگ پہنچے ہوں گے تو میرے خیال میں جن کو انہوں نے اغوا کرنا تھا وہ اغوا کر لیا ہوگا، اور ظاہر ہے انہوں نے ایک مقام سلیکٹ کیا تھا، وہاں انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی موٹر سائیکل کھڑے کیے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی جیپیں ویپیں کھڑی کی ہوں، گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں اتنا کوئی جیپیبل علاقہ بھی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی سخت جگہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، اور کیونکہ جس وقت کیا گیا
बलूचिस्तान में शाम तक जो है ना वो देर से शाम होती है, पंजाब में जरा जल्दी शाम हो जाती है, वहाँ शाम देर से होती है। आप देखें ना रोजे का अफ्तार का टाइम जो है वो तकरीबन 6:10 6:12 है यहाँ, तो वहाँ आप समझें कि ये तकरीबन कोई 6:45 चलता है, यानी कि डे लाइट का टाइम जो है वो काफी देर तक होता है। इसका मतलब है कि उन्होंने या तो वहाँ करीब ही कोई गारें वारें तलाश की हुई थी, या कोई उन्होंने मुतबादल सिस्टम किया होगा, या उन्होंने हो सकता है कोई और आगे पहले कोई ठेला वेला खड़ा किया हो जिससे लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर पाए हों, क्योंकि ये मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ है। क्योंकि 13 दहशतगर्द जो हलाक हुए हैं, जहन्नम वासिल हुए हैं कमबख्त, अच्छा, इन 13 लोगों को 13 दहशतगर्द मारे गए हैं वहां पे, 13 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। और लेकिन ये ये किस जाहिर है, तरह, ये क्या लड़ाई हुई है, क्या हुआ क्या था, ये देखिए जब बताएं ना। सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं तो उन्होंने फिर वहाँ, क्योंकि यरगमाल इस दौरान में यरगमालियों को नकल मकानी करवा, जहाँ उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा होगा, उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो हेलीकॉप्टर के जरिए या दीगर जगहों के जरिए वो पहुंची, तो उन्होंने जो है वो इनको निशाना बनाया, पकड़ा, आगे से काउंटर किया, और माशाल्लाह वो हैं बड़े अच्छे हमारे वेल ट्रेंड लोग हैं। उन्होंने जब इनको आगे काउंटर किया तो 13 दहशतगर्द जो हैं वो तो जहन्नम वासिल हुए। अब कितने होंगे इसका मतलब है एक बड़ी तादाद में थे, यानी कि मुझे लगता है कि ये जो रेलवे पे अटैक हुआ ये तकरीबन 40 से 50 लोगों का गैंग जरूर होगा, क्योंकि अगर उन्होंने यरगमाली भी लेके जाने हैं तो हो सकता है तादाद इससे भी ज्यादा हो। बहरहाल ये वक्त आने के ऊपर ही अनफोल्ड होगा चीजें, इससे पहले सनसनी फैलाना और वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगा। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर भी रहम फरमाए, बलूचिस्तान पे भी रहम फरमाए, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको अगर यरगमाली बना लिया गया है, अल्लाह ताला उनसे दुआ है कि उनके लिए बेहतरी फरमाए और जल्द से जल्द उनकी बाजियाबी हो, और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत याब हों, और जो लोग इसके अंदर जामे शहादत नोश किए हैं अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़रत की दुआ है। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ा डिटेल हमें मतलब कि बलूचिस्तान की हर बड़ी शख्सियत से लेके हर छोटे इलाके तक सब कुछ हमें इसमें बताया है कि वहाँ का क्या सर्कमस्टांस है, वहाँ के क्या माहौल है, क्या किस तरह के वहाँ पे खदशात हैं और किस तरह के खतरात हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में हमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बताया है। और उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो पसंद भी आई होगी, जिसमें एक डिटेल नॉलेज दिया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।